सो द रेड शर्ट मांगा के पार्ट 5 में तुम सभी का स्वागत है उम्मीद। तो लास्ट पार्ट में हमने कुछ फाइटों का सेटअप करा था, यानी होते हुए देखा था, जैसे कि स्नेक वर्सेस डायो ब्रदर और उइचैंडो वर्सेस अपना सीओ। और आज हम वही कवर करने वाले। देखो गाइस, मुझे पता है तुम्हें मेरी आवाज कुछ अजीब नजर आ रही होगी, वो ऐसा इसलिए आज मेरा गला खराब है एंड ये और ज्यादा खराब हो उससे पहले मुझे ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट करना है और इसीलिए आज तुम्हारे भाई ने छुट्टी मार ली है झूठ बोलकर। खैर अभी मेरी आवाज और खराब हो उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। अभी हम आते सीओ और उइचैंडो पर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी उइचैंडो अपने पास से एक नाइफ निकालकर थोड़ा सा फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। देन वो एकदम से उस नाइफ को सीओ की ओर फेंक देता है। सीओ को से डोज कर लेता है, बट फिर उइचैंडो उसके ऊपर मल्टीपल नाइफ थ्रो करता है एंड सीओ भी लाइक उइचैंडो अपने पास से एक और नाइफ निकाल लेता है एंड फिर सियोक भी अपना नाइफ निकाल लेता है और दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ा क्लेश होता है। देन ये दोनों एक दूसरे से क्लोज कॉम्बैट करने का ट्राई करते हैं और तो दोनों ही काफी स्किल्ड है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बट उइचैंडो वो बंदा कुछ अलग ही है। वो बंदा को सियोक का हाथ पकड़ता नहीं है बल्कि उसकी खाल खींचना शुरू कर देता है। और तुम जरा सियोक का एक्सप्रेशन देखना कि भाई तू करना क्या चाह रहा है। और पैनल की क्लियरिटी देखकर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये बंदा कर क्या रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं, जब कोई बंदा किसी के हाथों की खाल को इस तरीके से खींचता है ना तो बहुत दर्द होता है। खैर अभी उइचैंडो सियोक को थोड़ा मॉक करना शुरू कर देता है। अरे यार बस यही है जो तू कर सकता है, अगर ऐसा है फिर तो तू मरने वाला है। एंड अब इनकी फाइट में आगे क्या होने वाला है उस पर हम आएंगे, बट उससे पहले हम आते हैं स्नेक और डायो की फाइट पर। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं डायो सोच रहा होता है मुझे तो लगा था स्टैन जोडियक बहुत ही वीक है, बट ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही देर तक टिक गया। इस वक्त डायो ने स्नेक को काफी पुश कर दिया होता है, जिस वजह से अभी स्नेक थोड़ा डिसएडवांटेज में होता है बिकॉज डायो उसके लिए कुछ ज्यादा ही फास्ट है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्नेक मारा जाएगा। बट तभी डायो उसके ऊपर अपने नाइफ से एक स्ट्रेट अटैक करता है जानबूझकर। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है, ठीक है। और तो उसने ऐसा क्यों किया वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अभी डायो ने स्नेक के ऊपर जो अटैक किया होता है स्नेक उसे इजीली डॉज कर उसका हाथ ही काट देता है, जो देखकर स्नेक को भी थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि उसने इसका हाथ इजीली काट कैसे दिया। वहीं डायो बिल्कुल शांत खड़ा होता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं एंड तभी वो बंदा एकदम से पीछे गिरकर रोना शुरू कर देता है, जो देखकर स्नेक को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई इसने ये चीज जानबूझ के की है क्या। वेल हाँ, उसने ऐसा किया है ताकि वो ओरका को ट्रिगर कर सके, बट ना उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता इससे, उसे बस अपना नो नेट संडे बनाना है। बट तभी डायो कुछ ऐसा बोल देता है जिससे वो बंदा सच में ट्रिगर्ड हो जाता है। वो ओरका से बोलता है कि मुझे डर लग रहा है बिल्कुल पहले की तरह, इसीलिए ओरका प्लीज मेरी हेल्प कर, मुझे बचा ले मेरे भाई। एंड ये सुनती ओरका स्नेक को एक ही घुसड़ में दूर उड़ा देता है और तो स्नेक ने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया होता है, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि स्नेक दूर जाकर घुसता है, जो देखकर उसके टीम मेंबर्स तक शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं डायो ये हरामखोर साला स्माइल कर रहा होता है ये देखकर एंड साला ओरका को फिर से ट्रिगर करने का ट्राई करता है, ये बोलकर कि ओरका मुझे डर लग रहा है। जो सुनते ही ओरका अपने रेज मोड में चला जाता। भाई लुक एट दिस पैनल, ये देखकर साफ समझ में आ रहा है कि इनके पास में कुछ तो ऐसा हुआ था जिस वजह से ओरका डायो की ऐसी बातें सुनकर ट्रिगर्ड हो जाता है। और तो वो क्या है वो हमें आगे पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए हम देखते हैं कि स्नेक की हालत खराब हो गई होती है और उसके बंदे उसको संभाल रहे होते हैं। स्नेक से भाई मैं ठीक हूँ, बट ओरका ने जो अटैक किया था उससे सिर्फ इसके हाथ नहीं टूटे बल्कि इसकी रिब्स तक टूट गई है, जिस वजह से इसको समझ में आ गया कि इसके सामने जो बंदा खड़ा है वो एक मॉन्स्टर है। इसीलिए ये अपने टीममेट्स को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है ताकि ये लोग अपनी जान बचा सके। बट भाई दे प्रूव देयर लॉयल्टी, वो लोग स्नेक की बात को रिफ्यूज कर देते और रेडी हो जाते फाइट करने के लिए। जैसे सर हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए एंड आपको भी खड़ा होना होगा, अगर हम इन्हें यहाँ नहीं रोकते तो चेयरमैन खतरे में आ जाएंगे। भाई देख रहे हो, इसे बोलते हैं इज्जत कमाना, जो कि गोनवन ने नहीं कमाई थी एंड इसीलिए उसी के लोग उसके अगेंस्ट चले गए थे। बट बोंगवन ऐसा नहीं है, इनकी बातों से समझ में आ रहा है कि बोंगवन कितना अच्छा इंसान है। खैर अभी ये लोग ओरका के ऊपर अटैक कर देते हैं, ओरका भी लाइक वो बंदा खड़े खड़े अपने एक हाथ से एक बंदे को ऐसे घुमाता है कि उसकी हड्डियां ही टूट जाती हैं। भाई लिटरली ही इज अ मॉन्स्टर। अभी ये देखकर इस लोग को समझ में आ जाता है कि ना भाई ये लोग ना जीतने वाले, इवन जिंदा भी बचे हैं वो भी बड़ी बात है और ये बात इसके मेंबर्स को तक पता है, बट फिर भी वो लोग फाइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बोंगवन। यानी कि बोंगवन इतना अच्छा इंसान है कि ये लोग उसके लिए अपनी जान तक देने को रेडी है। अभी इसने यही सोच रहा होता है भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके लोगों की कुर्बानी तो बर्बाद हो जाएगी एंड ये लोग सबको मारकर चेयरमैन तक भी पहुंच जाएंगे एंड इसलिए ही डिसाइड कि उसके पास जो कुछ भी वो सब कुछ दाव पर लगा देगा। और अभी वो अपने मन में बोल रहा होता है सियोक से कि मनसू अब सेफ है और आगे से अब मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूँ, बट मैं हर एक चीज तेरे कंधे पर नहीं डालने वाला, इसीलिए टेंशन ना ले, मैं उस बंदे को एक क्लीन स्ट्राइक दूंगा हर एक के सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट देने के लिए एंड उस ब्लेड को चेयरमैन तक पहुंचने से रोकने के लिए। भाई इसे कहते हैं द रियल मैन। अभी इसने को ऐसा देखकर डायो समझ जाता है कि भाई ये बंदा अब अपनी किक्स का यूज करने वाला है, बट ही डजंट केयर बिकॉज उसे पता है कि उसका भाई एक मॉन्स्टर है
से। अभी हम देखते हैं कि स्नेक अपने शूज में से वो ब्लेड्स निकाल लेता है एंड ओरका के ऊपर एक बहुत ही सेक्सी किक थ्रो करता है, बट ओरका उससे बच जाता है। देन वो स्नेक के ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है जिन्हें स्नेक बहुत ही इजीली डॉज कर रहा होता है एंड इस वक्त स्नेक को अपनी बॉडी बहुत ही लाइट फील हो रही होती है, बिल्कुल उसके प्राइम डेज की तरह। इसीलिए वो खुश हो रहा होता है कि अब जब वो मरने वाला है तो वो अपने प्राइम डेज की तरह मूव कर सकता है और अब वो अटैक्स भी कर सकता है वो जो सिर्फ अपने प्राइम डेज में ही सही से कर सकता था। एंड वो कौन सा मूव है अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि स्नेक ओरका के ऊपर ट्रिपल किक्स थ्रो करता है जिन्हें डॉज करने के लिए ओरका पीछे की ओर बेंड हो जाता है। उसी मोमेंट पर स्नेक अपनी हाई किक का यूज करके अपनी ब्लेड्स को ओरका की आंखों में घुसाने ही वाला होता है, बट तभी ओरका स्नेक को स्टेप कर देता है और ओरका के इतने बड़े नाइफ की वजह से स्नेक की हालत ही खराब। अभी ओरका स्नेक के बाल पकड़कर उसको पीछे की ओर खींचता और उसको बकरे की तरह हलाल करने जा रहा होता है कि तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक उसका और बोंगवोन का है एंड ये उस टाइम का फ्लैशबैक है जब बोंगवोन ने अपनी एक टांग खो दी थी। इवन वो इतना डिस्परेट हो गया था कि सुसाइड करने जा रहा होता है, बट इसने उसको बचा लेता है एंड वो उससे रिक्वेस्ट तक कर रहा होता है कि हिम्मत मत हारो, आपको जीना होगा। एंड बोंगवोन से भाई मैं अपने बाप और कंपनी को तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो क्या मुझे मरने तक का हक नहीं है। ये बोलते बोंगवोन उठता है, स्नेक स्टिल सेज कि भाई हार मत मानिए। देन बोंगवोन अपनी नकली टांग को देखकर स्नेक से बोलता भाई इसे लेकर जा, बिकॉज अब मेरे पास मेरे दोनों पैरों पर खड़े होने तक का राइट नहीं है। जो सुनकर स्नेक फिर रोते हुए उससे बोलता है भाई आपको फिर भी जीना होगा। एंड इस वक्त उसके फेस पे जो ब्लड लगा हुआ वो देखकर साफ समझ में आ रहा है कि बोंगवोन और इसके बीच में फाइट भी हुई है। हालांकि पिटाई यही होगा बिकॉज बोंगवोन के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं है और ब्लड सिर्फ इसी के फेस पे लगा है। अभी इसको रोता हुआ देखकर बोंगवोन फाइनली मान जाता है और उससे बोलता है अरे यार साला तू बहुत जिद्दी है, मुझे चैन से मरने तक नहीं देता, चल ठीक है यार मैं जीऊंगा बट पहले अपने आंसू पोंछ। एंड ये बोलते हुए बोंगवोन अपना हाथ स्नेक की ओर बढ़ाता और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म। वेल अब तुम लोग ये सोच रहे होगा यार ये फ्लैशबैक हमें दिखाया क्यों था, तो ये फ्लैशबैक हमें इसलिए दिखाया गया था ताकि हमें पता चले कि बोंगवोन और उसका बॉन्ड कितना अच्छा है और इसीलिए इसको बोंगवोन को प्रोटेक्ट करना ही होगा बिकॉज दे आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से बोंगवोन इसके लिए सबसे भड़का है उसी तरह से ये भी अपने मेंबर्स के लिए सबसे भड़का है। वेल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज अभी ओरका जो इसे हलाल करने वाला था तभी इसका मेंबर आकर इसको बचा लेता और ओरका के चाकू का शिकार वो खुद हो जाता है एंड ही इज डन फॉर। अभी इसने देखता है कि भाई उसको बचाने के लिए उसके मेंबर ने अपनी जान दे दी, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो खुद ही से बोलने लगता है कि अगर उसके पास इन लोगों की तरह हिम्मत होती तो शायद से वो इन्हें प्रोटेक्ट कर पाता। इसने कहा कि बोलता है कि कंपनी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं थी, वो मेरी थी एंड अब मैं से मिस्टेक अगेन नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं कल देखने के लिए जिंदा रहा ही नहीं तो फिर मैं बिना किसी रिग्रेट के फाइनली मर पाऊंगा। वेल वो इस वक्त इस रिग्रेट की बात कर रहा है कि इसके सारे टीममेट मारे जा चुके हैं और अगर जैसे तैसे करके जिंदा बच जाता है तो इस चीज का रिग्रेट उसे जिंदगी भर रहेगा और अगर ये जिंदा ही ना रहा तो इसको फिर किसी चीज का रिग्रेट रहेगा ही नहीं बिकॉज फिर ये भी उन्हीं के साथ मरा और इसीलिए अब वो फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करेगा। अभी हम देखते हैं कि ओरका स्नेक के पास आकर उसको काटने का ट्राई करता है एंड तभी स्नेक उसके अटैक को बहुत ही सेक्सी वे में डॉज करता है। स्नेक स्पिन होकर ओरका को अपने ब्लेड से मारने का ट्राई करता है बट ओरका उसकी टांग ही पकड़ लेता है। बट स्नेक इस वक्त अपने प्राइम डेज में पहुंच चुका है इसीलिए इस वक्त वो सब कुछ कर सकता है जो वो अपने प्राइम डेज में किया करता था। अभी हम देखते हैं ओरका ने जो स्नेक की लात को पकड़ा होता है स्नेक उसी का यूज करके रोटेट होता है एंड अपनी दूसरी टांग के शूज का ब्लेड ओरका के पैर में घुसा देता है, जो देखकर डायो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। ओरका उस बंदे का दिमाग ही खराब हो जाता है ये देखकर। वो स्नेक को गुस्से में काटने जा रहा होता है तभी स्नेक बोलता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है सियोक। एंड ये होते हैं स्नेक के लास्ट वर्ड बिकॉज अगले ही मोमेंट पे ओरका उसकी गर्दन अलग कर देता है एंड द ब्रो इज डन। यार ये सीन देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो मुझे पता है कि शुरुआत में ना तुमने स्नेक को ज्यादा कुछ खास पसंद करा ना मैंने, बट ये फाइट खत्म होते होते स्नेक के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई है। ये बंदा मेरी नजरों में वो बन गया था जो मरना डिजर्व बिल्कुल नहीं करता है, बट जो ना सोचा था वही हो गया। अभी स्नेक को मारने के बाद ओरका डायो से बोलता है कि भाई चल चले, उन लोगों ने तो अब तक स्केप भी कर लिया होगा। देन डायो सेज भाई इसलिए तो तुझे मेरी हेल्प स्टार्टिंग से ही करना चाहिए थी। खैर चल चले, बट चलने से पहले मुझे थोड़ा सा टाइम दियो बिकॉज मुझे इस बंदे से अपना अधूरा काम निपटाना है। पहले से स्नेक से कौन सा काम निपटाना वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है बिकॉज इसके बाद ही हम आए थे बोंगवोन के पास, जिसने इस वक्त सोते हुए कोई बुरा सपना देख लिया होता है जिस वजह से वो डर के उड़ जाता है। देन वो जैसे ही अपना चश्मा पहनता है बाहर बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद बोंगवोन को लगने लगता है कि भाई कुछ तो बुरा हुआ है। वेल कुछ नहीं, बहुत बुरा हुआ, तेरा जिगरी दोस्त मारा गया। फिर इसके बाद हम आते हैं सियोक और ओइचैंडो की फाइट पर। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, बट तभी ओइचैंडो सियोक के ऊपर एक किक थ्रो करता जो कि सियोक को लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर फिर ओइचैंडो सियोक को अपने नाइफ से मारने का ट्राई करता, बट सियोक उसको एंड मोमेंट पर डोज कर लेता है एंड पीछे की ओर हटने का ट्राई करने लगता है। तभी ओइचैंडो उसके ऊपर एक और अटैक करता है जिसे सियोक फिर से डोज कर लेता है। देन ओइचैंडो फिर से अपने नाइफ को फ्लेक्स कर सियोक को काटने का ट्राई करता है एंड सियोक इस बार भी बचे आता है। अभी हमें सियोक के थ्रू पता चलता है कि ओइचैंडो असल में इस तरीके से फाइट करता है कि लोगों से ना चाहते हुए भी मिस्टेक्स हो जाए, यानी कि ये बंदा लोगों को मिस्टेक्स करने के लिए फोर्स करता है एंड जैसे जैसे लोग मिस्टेक्स करते जाते हैं ये बंदा उनकी मिस्टेक्स का एडवांटेज लेता जाता है, यानी कि उसके जो मूव्स है वो ऐसे जिसमें कोई भी उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, बट ये बंदा उन मूव्स को कवर करता
है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू। यानी कि ये बंदा जानबूझकर अपने अपोनेंट्स पे ऐसे अटैक करता है जिस मूव से ये खुद ही खतरे में पड़ जाए, यानी कि इसके अपोनेंट उस टाइम पर इसके ऊपर इजीली अटैक कर पाएंगे। बट ये बंदा इतना फ्लेक्सिबल है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू उन अटैक्स को कवर कर लेता है। वेल, इतना फ्लेक्सिबल मुझे अभी तक इस बंदे में कुछ दिखाई तो नहीं दिया। मेरा मतलब वो नहीं था। अभी उइचांडो सियोक के ऊपर एक किक थ्रो करता है जिससे सियोक बच जाता है, बट तभी उइचांडो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपनी दूसरी किक को सियोक के मुंह पे मार देता है। सियोक जैसे तैसे करके खुद को एडजस्ट तो कर लेता है एंड इस वक्त उसे ये भी समझ में आया था कि ये बंदा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड इसलिए ही डिसाइड की वार्म अप बहुत हो गया, अब असली फाइट की बारी, लेट्स गो। यानी कि इतनी देर से हमारा लोडा इसके साथ बस वार्म अप कर रहा था। अभी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को फिर से चार्ज करते हैं, इन दोनों के नाइफ का भी क्लेश होता है, बट तभी हमारा लोंडा उइचांडो के मुंह पे एक क्लियर हिट दे मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। देन हमारा लोंडा उसके सीधे छाती में नाइफ घुसाने जा रहा होता है, बट उइचांडो उसे अपने नाइफ से ब्लॉक कर लेता है। देन वो अपने दूसरे हाथ से सियोक का हाथ पकड़कर अपने नाइफ से उसको मारने का ट्राई करता है, बट तभी सियोक थोड़ा और आगे आकर उसका बैलेंस बिगाड़ता है और उसके मुंह पे एक और क्लियर हिट दे मारता है जिससे इसका थोबड़ा तो टूट ही जाता है, बट साथ ही इसने गिरते हुए सियोक के गाल पर भी एक कट मार दिया होता है। देन उइचांडो जल्दी से फॉल बैक करता है और इस वक्त वो सोचने लगता है कि अब आखिर वो क्या करे, और तो वो ये भी बोल रहा होता है यार मुझे ये करना तो नहीं चाहिए बट क्या करूं, मजा आ रहा है। वेल, ये ऐसा क्यों बोल रहा है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, बट अभी के लिए ये दोनों फिर से बढ़ जाते हैं और तो हम इनकी फाइट में वापस आएंगे, बट उससे पहले हम आते हैं काई और अकाजा पर। हाँ, मैं इसे अकाजा ही बोलने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं काई सियोक और उइचांडो की हो रही फाइट की आवाजें सुन रहा होता है एंड तभी उनका जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है, जिस वजह से काई को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये हुआ क्या, इसलिए वो बोलता है कुछ तो खिचड़ी पकने की स्मेल आ रही है, जो सुनकर अकाजा भी लाइक क्या बात कर रहा है भाई, मुझे तो नहीं आ रही। देन काई से साहब तू अपना काम करना है यार, वैसे भी अगर तू ये सियोक को पकड़ना है तो पहले अच्छे से वार्म अप करना होगा। देन अकाजा भाई समझ गया। अभी काई अपने मन में सोचने लगता है यार सियोक को लेकर इसकी जो एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए जब वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे डेट फेस को रिपोर्ट करना चाहिए। मैं बता दूं इस वक्त ये जो बातें बोल रहा है वो उइचांडो के बारे में बोल रहा होता है, बिकॉज उइचांडो के ऊपर इसका भरोसा रहा नहीं, और वैसे एक तरीके से इसका शक सही भी है, बिकॉज इनकी जो कॉल कट हुई थी अभी हमें पता चलता है कि वो कैसे हुई थी। हम देखते हैं कि इस वक्त उइचांडो ने अपना फोन तोड़ दिया होता और सियोक से बोल रहा होता भाई टाइम अप टाइम अप। देन वो सियोक को इशारों में बता रहा होता कि भाई काई ने मेरा फोन हैक कर लिया था, जो देखकर सियोक एकदम से फिर शांत हो जाता है। देन वो उसे बताता है कि भाई जिस तरीके से मेरा फोन काई ने हैक कर लिया था हो सकता है तेरा फोन भी कर लिया हो, इसलिए पहले उसको हटा फिर जाकर हम बात कर पाएंगे। देन सियोक से बताता है कि भाई मैंने अपना फोन पहले ही रास्ते में फेंक दिया था, तो अब बता तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, यानी कि इसको यहाँ पर बुलाने वाला यही बंदा है, और जो काई को लग रहा था ना कि ये बंदा कुछ तो कर रहा है वो गलत नहीं था वो सही था। अभी उइचान सियोक से बोल रहा होता भाई क्या बात है तूने काफी इम्प्रूव कर लिया, मुझे तो लगा था अब तक बस मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ बट तू भी कुछ कम नहीं। देन वो उससे आगे बोलता है भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू यहाँ पर आएगा, बट मुझे बता अगर ये कोई ट्रैप होता तब तू क्या करता। देन सियोक से बताता है भाई अगर ये कोई ट्रैप होता ना तो तू मेरे घर पर आकर कभी मुझे वार्निंग न करता, एंड वो भी कोरियन लैंग्वेज में। जो सुनकर उइचांडो एक स्माइल करता और अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं इस बंदे के बारे में गलत था, मुझे इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। वैसे भी जितना हाउंड डॉग्स को लगता है ये बंदा उससे कई ज्यादा बड़ा थ्रेट है, इसे एक मौका देकर देखना चाहिए, बिकॉज इसने मुझे कन्विंस कर लिया, अगर मैं ना हुआ होता तो मैं तो इसको मारकर चलता बनता। अच्छा मैं कि तू उसको मारता। खैर अभी ये सियोक को स्माइल करके बोलता है कि भाई मेरे पास तेरे लिए एक गुड न्यूज है कि जो कमांडर है वो किसी और मिशन पर गए, बट एक हफ्ते बाद वो हमसे दोबारा मिलेंगे, बट तब तक के लिए जो कमांड है वो इस वक्त डेट फेस के हाथ में, जिससे हाउंड डॉग्स का दिमाग खराब पड़ा हुआ है, बिकॉज एग्जाम्पल ले ले कि सबका मेन टारगेट तू है बट डेट फेस को बोंगवोन से निपटना है, बिकॉज वो मैदान में वापस उतर गया है एंड बोंगवोन के पास इस वक्त ऐसा पोटेंशियल है कि वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, एंड इसके थ्रू अब हमें पता चलता है कि बोंगवोन असल में क्या चीज है। उइचांडो बताता है कि बोंगवोन के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि डोसान ग्रुप के वारिस होने तक का बैकग्राउंड है, अगर वो चाहे तो सिर्फ कोरिया के ही नहीं बल्कि नेवेली फैमिली के बाहर के जितने भी दुश्मन है उन सभी को यूनाइट करा ले तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और बस यही रीजन है कि डेट फेस और काय ने दूसरों को तेरी लोकेशन के बारे में नहीं बताया, बिकॉज अगर एक भी बंदा मारा गया तो पूरा ऑपरेशन ही कोलैप्स हो जाएगा। तो देख रहे हो कि बोंगवोन क्या कर सकता है, और तो जो इसने बोला है ना वो बोंगवोन करने भी वाला है, बिकॉज इन लोगों ने बोंगवोन की जिगरी यार को जो मार दिया। अभी उइचांडो सियोक को एक वॉकी टॉकी देते हुए बोलता है कि हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए, और क्योंकि टीम लीडर यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास यही मौका है। देन उइचांडो सियोक को बताता है कि उसने जो वॉकी टॉकी दिया है वो सिर्फ एक वॉकी टॉकी नहीं है, वो एक जीपीएस ट्रैकर है एंड साथ ही सैटेलाइट फोन भी, और ये ट्रैकर इस वक्त बस दो ही बंदों की लोकेशन बता सकता है, एक तो ये अपना अकाजा और दूसरा ओरका, और तो डायो की लोकेशन की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज वो हमेशा ओरका के साथ ही रहता है, और तो ये बाकियों के ऊपर ट्रैकर लगाना चाहता था बट नहीं लगा पाया बिकॉज वो इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड है। तुमने देखा नहीं सिर्फ खोल कट होने के चक्कर में काय को समझ में आ गया कि बंदा कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, और भैया खादा उसके पल्ले ये बात कुछ नहीं पड़ी, उसको तो खिचड़ी खाना थी। फिर अब इस योग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा उसकी हेल्प कर क्यों रहा है। देन उइचांडो से
बताता है कि भाई तेरे और हाउंड डॉग के बीच में जो कुछ भी हुआ था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तो तुझे पता ही है कि मुझे नेवेली फैमिली और कोरिया दोनों से ही नफरत है। तो यार मुझे जानता ही है, मुझे तो यही लगता है कि दोनों साइड से बेकार हैं और इसीलिए जब तक इन लोगों के बीच में भसड़ ना होगी ना मुझे चैन ना मिलने वाला। भाई देख रहे हो इस हरामखोर को, ये बंदा डबल गेम खेल रहा है। फिर उसके बाद सियोक वहां से निकल जाता है और वो इस वक्त यही सोच रहा होता है कि भाई अगर वो चैंडो सही कह रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाली है। आगे सियोक बोलता है कि लगता है ये बंदा बोंगबोन के साथ हुए उस इंसिडेंट को अभी तक भूल नहीं पाया है। वेल इसका क्या मतलब हुआ कि ये बंदा भी बोंगबोन के साथ काम करता था? खैर वो तो हमें नहीं पता, हो सकता है आगे पता चल जाए, उम्मीद तो यही करता हूँ। अभी के लिए सियोक डिसाइड कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता पूरी तरीके तो तब तक ये इन्फॉर्मेशन उसी के पास रहेगी। देन यहीं से हम आते हैं बोंगबोन, पिलजो और नेमयुंग पर, जो कि इस वक्त अपनी पूरी गैंग लेकर उस जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर इनके लोग निपटे पड़े। और ये देखकर उसके मेंबर्स रोना शुरू कर देते हैं, जो देखकर पिलजो उनसे अपनी आंखें बंद कर उनकी बॉडीज को कवर करने के लिए बोलता है। अभी हम देखते हैं कि मंशू भी यहाँ पर आ गया होता है और ये देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं। उसे याद आता है कि स्नेक ने उससे बोला था कि भाई फिर मिलेंगे, बट अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से मंशू को काफी गुस्सा आने लगता है। बट तभी हम देखते हैं बोंगबोन को और वो ये देखकर पूरा सुन पड़ गया होता है। उसे याद आता है कि जाने से पहले उसने स्नेक से बोला था कि भाई अपना ध्यान रखना। वैसे तो काफी कम चांसेस है कि तेरा उनसे सामना हो, बट अगर ऐसा होता है ना तो तू उनसे फाइट ना करियो, भाग लियो वहाँ से। जब सुनकर स्नेक उससे फिर स्माइल करते हुए बोलता है अरे यार मेरी टेंशन ना लो सर, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो आपके साथ बेफिक्री से ब्रिज के नीचे खेला करता था। मैं ना रहा पहले ऐसा निडर बंदा। यानी कि ये इससे कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग लेगा, बट उसने ऐसा नहीं किया बिकॉज उसको किसी को प्रोटेक्ट करना था और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त, उसका भाई बोंगबोन था। अगर वो वहाँ से भाग जाता तो वो लोग बोंगबोन को मार देते और इसी वजह से उसने फाइट बैक किया और इसी वजह से एक भाई अपने दूसरे भाई से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। अभी ये देखकर बोंगबोन पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया होता है एंड ही डिसाइड कि अब वो होगा जो किसी ने सोची भी ना होगी। वो नेमयुंग से बोलता है कि नेमयुंग पूरी कंट्री को पता चलने दो कि मैं बोंगबोन ली, चेयरमैन ऑफ द डोसान ग्रुप, मैं उन लोगों को पर्सनली इनवाइट करता हूँ। ये बोलते हुए तुम जरा बोंगबोन का फेस देखो, वो पागल हो गया है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या होने वाला, उसे बस अपने भाई का रिवेंज चाहिए। और तो बोंगबोन ने इस वक्त किसको समन करा हमें इस पार्ट में पता नहीं चलेगा, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाए। बट अभी के लिए हम आते हैं उइचैंडो पर, जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। हमें इसके और सियोक के थोड़ी देर पहले का सीन बताया जाता है कि आगे इनके बीच में और क्या बातें हुई थी। अभी उइचैंडो सियोक से बोल रहा होता है कि भाई देख यही था जो मैं कर सकता था, अब वो तेरे ऊपर तुझे मुझ पे बिलीव करना है या नहीं। देन वो उससे पूछता है कि उसके कंट्री के बाहर जाने के बाद बोंगबोन के होते हुए गोनबोन कैसे चेयरमैन बन गया। देन सियोक उसको सब कुछ बता देता है और इस वक्त साला उन सारी बातों को सोचकर खुश हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। साला मुझे ये बंदा बड़ा ही ट्विस्टेड सा लग रहा है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर यहीं से हम आते हैं फाइनली डेट फेस पर और काय उसको उइचैंडो के बारे में सारी बातें बता रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि अब वो उइचैंडो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और तो उसके और सियोक की फाइट के बीच में उसने जो कुछ भी सुना था उससे बस यही समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी डेट फेस उससे काजा के बारे में पूछता है काय से कि वो उसके ऊपर नजर रखे हुए है। साले गला खराब होने के चक्कर में रिकॉर्ड करना तक मुश्किल हो रहा है, सच बता रहा हूँ। फिर अभी काय डेट फेस से पूछता है कि आपका काम कैसे चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। देन वो आगे उससे बोलता है कि शेन ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है बिकॉज उन सभी के ऊपर सियोक को मारने का भूत सवार है, अकेले उन सबको कंट्रोल करना इसके बस की बात नहीं। और तो बस अकाज़े की जो इस वक्त उसकी बात मान रहा है, वरना बाकी लोगों ने तो उसकी बात तक मानने से मना कर दिया है। जो सुनकर डेट फेस उससे बोलता है भाई बस थोड़ा और कंट्रोल कर ले, मैं जल्दी तो उससे कॉन्टेक्ट करूंगा। काय आस्क कि भाई फिर उइचैंडो का क्या। देन ही सेज कि उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जल्दी डिसीजन लेना ये कोई समझदारी नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा और टाइम तक तो उसके ऊपर बस नजर बनाई रखियो। देन इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोंडे इस वक्त डेट फेस को उस बड़ों के पास लेकर आ गए होते हैं जिनको हमने पिल्दो के साथ देखा था। एंड डेट फेस इस काम के लिए इनको पे भी करता है। देन वो उस बड़ों के पास जाकर खड़ा हो जाता है एंड ही आस्क कि भाई इस बड़ों से आकर तुझे क्या काम पड़ गया। डेट फेस सेज कि भाई आप बिना किसी स्पोर्ट के इधर उधर घूमने के लिए कुछ ज्यादा बूढ़े नहीं हो गए हो। एंड ही सेज कि भाई तुझे क्या लगता है तेरे जैसे बच्चे को हैंडल करने के लिए मुझे स्पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। डेट फेस सेज कि भाई ठीक है बकवास बंद करते हैं, सीधा पॉइंट की बात पर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप काउंसिल को इस मामले से दूर रखें। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलते भाई ये कोई वार्निंग थी या रिक्वेस्ट, और मैं तुझे बता दूं अगर तुम लोग अग्रीमेंट और रूल्स को फॉलो करते हो तो काउंसिल कुछ नहीं करने वाली, बस चैन सुकून बनाए रखो। और अगर नेवेली फैमिली चैन सुकून को छीनने का ट्राई करती है तो काउंसिल जरूर कुछ करेगी। और इस वक्त हमें काउंसिल के 5 मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि कितने स्ट्रॉन्ग है हमें नहीं पता। अभी डेट फेस ये बात सुनकर बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो साउथ कोरिया में अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसका क्या। अगर काउंसिल सियोक और बोंगबोन के टाइम पे एक्शन लेती तो चैन सुकून बना ही रहता मेरे भाई। वो इंसिडेंट इतनी जल्दी होगा था कि हमें कुछ करने का मौका तक नहीं मिला, बट काउंसिल ने भी उनको सीधा रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। और क्योंकि गोनवोन ने ये सारे कांड नेवेली फैमिली की परमिशन के बिना करे थे इसलिए नेवेली फैमिली ने भी इस मैटर को ऐसे ही जाने दिया, जिसका मतलब कि तुमने काउंसिल के साथ थोड़ी बहुत सेटिंग तो मिलाकर रखी है। देख भाई ये बात सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर काउंसिल साउथ कोरिया में हो रहे इंसिडेंट में इंटरफेयर करती है तो इसका नतीजा निकलेगा कि नेवेली फैमिली और काउंसिल के बीच में एक बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू हो जाएगी। सो जुनियो एज अ वंस रिस्पेक्टेड एल्डर ऑफ द काउंसिल, मुझे आप पर यकीन है कि एल्डर होने के नाते आप एक सही डिसीजन लेंगे और जो खराब
सिचुएशन अभी चल रही है उसे और खराब होने से रोकेंगे। जो सुनकर उससे वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलते हैं, सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता, उसी तरीके से तू एंड में आते आते हमें तो धमकियों का सहारा ही लेता है, और हाँ मैं वही करूंगा जो सही है, कोस्टर डायनो। और ये है डेड फेस का असली नाम। और तो हमें ओल्ड मैन का भी नाम पता चल गया, जॉन योक। अभी ओल्ड मैन उससे बोलते हैं, भाई अगर तुम लोग नहीं चाहते हो ना कि काउंसिल इंटरफेयर करे इन सब में, तो लिमिट को ज्यादा क्रॉस करने का ट्राई मत करना। और ये सुनते ही फिर डेड फेस किसी को कॉल लगाकर उससे पूछता है कि तू रेडी है, और इस वक्त इसने किसको कॉल लगाया, हम उसके लिए आते चाइना टाउन में। और डेड फेस ने इस वक्त जिसको कॉल लगाया होता है वो ये लेडी होती है। अब ये लेडी उससे बोल रही होती है, भाई इतने सारे लोगों का पता लगाना काफी मुश्किल था, वो तो मैंने ये सब इसलिए किया बिकॉज वो लोग काय के फ्रेंड्स जो हैं, मुझे लगता है कि नेविल फैमिली की नेशनल वाइड जितने भी एथलीट थे हमने उन सभी को गैदर कर लिया है। और अभी हमें इस लेडी के बारे में पता चलता है, ये है हेड ऑफ द ब्लैक गोल्ड सोसाइटी, शाओलिन। अब ये सुनकर डेड फेस बोलता है कि उन सभी को असेंबल करो और मैं पैसे वहीं पर पहुंचा दूंगा जहां पर हमारी डील हुई थी। फिर इसके बाद ही डेड फेस वहां से चला जाता और हम आते हैं काजा और काय पर। और इस वक्त काजा काय से पूछ रहा होता, भाई तुझे अब भी पता नहीं चला कि सियोक कहां पर है। जो सुनकर काय उससे बोलता, भाई पेशेंस रख यार, मैं उनको ढूंढने में अपना बेस्ट दे रहा हूँ। देना काजा उससे बोलता है, भाई मुझे लगा तेरे बहुत सारे कनेक्शन होंगे ब्लैक गोल्ड सोसाइटी में, तो फिर बड़ा अजीब बात है यार कि तुझे इतना टाइम लग रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। यह बोलते अकाजा एकदम से अपना सीरियस मोड में चला जाता है, जो देखकर काय समझ जाता है कि ये बंदा अपना कंट्रोल फिर से खोने वाला है। और इधर हमें पता चलता है कि अकाजा के रिइंकार्नेट होने के बाद उसके साथ जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो देता है। और तो वो क्या है, मे बी नो हो सकता है कहीं इसका चक्कर डीमन स्लायर से तो नहीं। अभी काय सोच रहा होता है कि भाई डायो ने उसे इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए बोला है, बट वो अकाजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज अगर इसे पता चला तो ये बंदा बात का बतंगड़ बना देगा। एंड इसीलिए फिर ये इसका ध्यान बटाने का ट्राई करता है, ये कहकर कि अकाजा बता हमें सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से। देन अकाजा से मुजान की बुस्सुजी, आई मीन धोखे से। आगे का उससे पूछता, और तू उस बंदे को क्या बुलाता जो अपने फ्रेंड्स से झूठ बोले। अकाजा से गद्दार, तो मुझे देख अकाजा, क्या मैं तो ये सियोक की तरह दिखता हूँ। एंड ये बोलते हुए वो उसके सामने अपनी मगरमच्छ वाली स्माइल करना शुरू कर देता, जो देखकर अकाजा भी लाइक नहीं भाई तू नहीं, मुझे माफ कर देना, मैंने तो उस पर डाउट किया। देन काय थे, अरे यार ठीक है सब चलता है। एंड तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे कुछ लोंडे खड़े होते हैं, और इनमें से एक को हमने पार्ट 4 के अंदर ईस्टर्न जोडियक की लिस्ट के अंदर भी देखा है। इस बंदे का नाम है सोंगजुन पाक। मैंने उस लिस्ट को अच्छे से पढ़ा था एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैंने उसको एक्सप्लेन करा नहीं, उसे एक्सप्लेन करने लायक मुझे कुछ दिखाई नहीं था, इसीलिए तो खैर उस लिस्ट के अंदर लिखा था कि सोंगजुन पाक असल में ईस्टर्न जोडियक का जो मंकी था जिससे इसने भिड़ा था, ये उसका छोटा भाई है। और ये इनके साथ क्या कर रहा है, मैं भी अपने बड़े भाई का रिवेंज लेने के लिए आया है, बिकॉज बोंगवन और सियोक की वजह से उसका बड़ा भाई मारा जो गया आई गेस। खैर अभी उनमें से एक बोल रहा होता, भाई ये लोग हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ पर है ही नहीं। अभी काय उनसे बोलता, तुम लोगों ने सुना ना कि अकाजा को गद्दारों से नफरत है, तो यही तुम्हारे पास सही मौका है कि तुम गोवनवन का बदला ले सकते हो। तभी एक बंदा बोलता, भाई हम उसके लिए काम करते थे बिकॉज वो हमें पे करता था, एंड उससे ज्यादा हमारा उससे कुछ भी नहीं है। देन काय उससे बोलता, भाई तुझे समझ में नहीं आया क्या, तेरे बगल में खड़ा बंदा तेरा छोटा भाई है ना, एंड हम इस प्रॉब्लम में पड़े तेरे बेवकूफ भाई की वजह से, बिकॉज उसने बोंगवन का प्रपोजल जो एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो बंदा 12 ईस्टर्न जोडियक बन सके। वेल ये किसकी बात कर रहा है इस वक्त मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है कि ये जो बड़ा बंदा है इसका जो भाई है वो असल में मंशु, वो बिल्कुल लग भी उसकी तरह रहा है। और अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि इस पॉइंट पर आकर वो बंदा हमारा न्यू टारगेट बनेगा। एंड ये सुनकर अकाजा बड़ा खुश हो रहा होता है, देखो तो जरा लोंडे के चेहरे की स्माइल को। अभी काय की बातें सुनकर लोंडो में से एक बंदा बाहर निकल कर आकर उससे बोलता, भाई हम क्या तुझे पागल लगते हैं, तो ये सच में ये लगा था कि हम तेरे लिए फ्री में काम करने आए यहाँ पर, और अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलते वो यहाँ से जाने का ट्राई करने लगता, बट तभी अकाजा जंप कर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड ब्रो इसने कितनी लंबी जंप करी है यार, बिकॉज डिस्टेंस को ज्यादा ही है। फिर अभी अकाजा उससे बोलता कि भाई तू कहीं नहीं जाने वाला, एंड ही सेज मुझे छोड़ दे। एंड अकाजा सेज तू अभी कहीं नहीं जा सकता, और ये बोलते हुए अकाजा सीरियस हो जाता है। एंड उस बंदे का हाथ इतनी जोर से दबाता है कि वो चिल्लाना शुरू कर देता है। अभी बंदा अपने डिफेंस के लिए अपना नाइफ निकालकर अकाजा के ऊपर मारने का ट्राई करता है कि तभी अकाजा उसको बस एक नॉर्मल पंच में जमीन पे बिछा देता है। और भाई तुम जरा उसके नॉर्मल पंच का इम्पैक्ट देखना, उसका थोबड़ा तोड़ दिया। ये लोग जैसे अकाजा की ये चीज देखते हैं दोनों के पसीने छूटने लगते हैं, तभी अकाजा उस बंदे को अपने दोनों हाथों से उठाता है और उनसे बोलता है कि मैं उन लोगों को सबसे ज्यादा हिट करता हूँ जिनके पास कोई लॉयल्टी नहीं होती। एंड ये बोलते ही वो उस बंदे को सीधा बाहर फेंक देता है। देन अकाजा उस बंदे को और कूटने के लिए जाने लगता है, एंड तभी उसके पीछे खड़े बंदे अपने पास से नाइफ निकालकर उसको मारने का ट्राई करते हैं, बट वो अपने नाइफ निकाल पाते उससे पहले काय आकर उनको रोक देता है। काय उनसे बोलता है, भाई तुम लोग श्योर तो हो ना कि तुम्हें ये करना है। एंड ये बोलते हुए हमें अकाजा को दिखाया जाता है, एंड इस बंदे की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई होती है। भाई ये देखकर लग ही नहीं रहा है कि बंदा अपना अकाजा है, ऐसा लग रहा है ये बंदा ये नहीं बल्कि और कोई है। अभी काय उनसे बोलता है कि भाई अगर तुम लोग आगे बढ़ते हो तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, बट उसे खुशी मिलेगी, बट अगर तुम लोग पीछे हट जाते हो तो वो डिसअपॉइंट होगा और मुझे रिलीफ मिलेगा। यानी कि ये इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहा है, भाई मैं छोड़ दूंगा बट वो तुम लोगों को मार डालेगा। तो बताओ आगे बढ़कर मरना चाहते हो या पीछे हटकर बचना चाहते हो, बताओ दोनों में से क्या चुनते हो तुम लोग। एंड दे चूज पीछे हटना, बिकॉज अकाजा की स्माइल देखकर उनको समझ में आ जाता है कि ये लोग अगर आगे बढ़े तो वाकई में मारे जाएंगे। फिर अभी अकाजा उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और
वो बंदा अपने पास से एक और नाइफ निकालकर अकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, बट अकाजा उसका हाथ पकड़ लेता, वो भी बहुत ज्यादा टाइट। देन वो एक ही पंच मारकर उस बंदे की रिप्स ही तोड़ देता है, एंड देन ही इज ऑलमोस्ट डन। अभी अकाजा उससे बोल रहा होता, भाई ज्यादातर लोग ना 3-4 हिट में अपना दम तोड़ देते हैं, तो चल देखते हैं तू कितने हिट में अपना दम तोड़ता है। एंड ये बोलते अकाजा उसका कुत्ता बनाना शुरू कर देता है, एंड दे भी लाइक भाई अच्छा हुआ हम पीछे हट गए वरना हम मरते हैं अभी। तभी काय उन लोगों से बोलता है, चलो भाई सीधा पॉइंट की बात पर आते हैं, हमें थोड़े और लोगों की जरूरत है, और अगर तुम लोग मैनेज कर लो तो हमें बड़ी खुशी होगी। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि तुम लोग साउथ कोरिया में काफी स्ट्रॉन्ग हो। एंड इस वक्त पैनल देखकर बस एक ही बात सोच रहा हूँ, भाई अकाजा आखिर उस बंदे के साथ कर क्या रहा है, अपने डीमन फॉर्म में तो नहीं आ गया। एंड वैसे भी अकाजा की आदत है कि वो औरतों को नहीं खाता, आदमियों को ही ज्यादा खाता है, और अगर ऐसा है तो पता नहीं इस बंदे का क्या ही हो रहा होगा। और अभी यही चीज देखकर सोंग जून पाक के तो पसीने छूट गए होते, मेरे ख्याल से मुंह भी दिया होगा। एंड तभी काय उनसे बोलता है, तो बताओ तुम लोग हमारी हेल्प करोगे या नहीं। और ये था इस पार्ट का लास्ट पैनल। फाइनली हमने 15 चैप्टर्स कवर कर दिए, और अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा सीधा 21 दिन बाद। वैसे तो अभी इसके 25 चैप्टर्स आ चुके हैं, बट वो सब के सब पेड हैं, एंड अगर मैं उन्हें कवर करके यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो मेरा चैनल तो खत्म है भाई। बट फिक्र न करो, हर हफ्ते में इसका एक नया चैप्टर अनलॉक होता है, एंड फिर आप उसको अपलोड कर सकते हो। बट मैं 3 चैप्टर्स अपलोड करता हूँ, इसीलिए मैं पूरे 21 डेज रुकने वाला हूँ। बट टेंशन क्यों ले रहा हो यार, तब तक के लिए तुम्हारा भाई डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल तो अपलोड करेगा ना। एंड वैसे भी तुमने उसके फर्स्ट पार्ट पर ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जब तक 21 डेज नहीं बीत जाते। मैं हर 2-4 दिन में बस वही कवर करने वाला हूँ, एंड जैसे टाइम आएगा मैं हाल के हाल इस मांगा को भी कवर कर दूंगा। यानी कि इस मांगा का वेट तुम्हें सिर्फ 21 दिन तक करना है, एंड 22वें दिन पर मैं इस मांगा को ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, यानी कि तुम्हें वेट न करना पड़ेगा। तो खैर अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल के सेकंड पार्ट में, और हाँ मैं उसको हाई स्कूल ही बोलूंगा, मेरी मर्जी। तो खैर तब तक के लिए गुड बाय, और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी।